हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज लेक्चर 12 में हम बात करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइबर क्राइम की सीरीज़ में हमने बहुत तरह के प्रॉब्लम्स देखे, बैंक फ्रॉड आया, एडवांस फी फ्रॉड। अब हम बात करेंगे आइडेंटिटी थेफ्ट। ये क्या है? ये वो सिचुएशन है जब किसी इंसान की आइडेंटिटी चुरा ली जाती है। मतलब उसके नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उसको चुरा के उसका गलत यूज़ किया जाता है। तो वही कहलाता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है? ये बहुत ही साइलेंट थ्रेट है। कई बार तो अननोटिस्ड रहता है, बहुत लॉन्ग टाइम तक लोगों को पता भी नहीं चलता। उन्हें तब पता चलता है जब उन्हें कोई लॉस हो जाता है फाइनेंशियल या कोई लीगल ट्रबल आ जाता है, कोई केस वगैरह हो जाती है। उनकी चुराई हुई आइडेंटिटी को यूज़ करके क्रिमिनल कोई एक्टिविटी कर लेते हैं और फिर वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो मीनिंग एंड डेफिनिशन पे बात करेंगे। तो डेफिनिशन क्या है आइडेंटिटी थेफ्ट का? सो दिस इज़ अ क्राइम वेयर पर्सनल, फाइनेंशियल और डिजिटल आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन और मिसयूज्ड विदाउट ऑथराइजेशन फॉर फाइनेंशियल और क्रिमिनल गेन। तो जब किसी भी इंसान का पर्सनल, फाइनेंशियल और डिजिटल आइडेंटिटी चुरा ली जाती है और उसे मिसयूज़ किया जाता है उसके विदाउट ऑथराइजेशन के किसी फाइनेंशियल या क्रिमिनल गेन के लिए, वही होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है? अब आइडेंटिटी होता क्या है भैया? तो देखिए, किसी का नेम एंड एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी नेशनल आईडी जैसे आधार कार्ड, एसएसएन, पैन कार्ड, ये एसएसएन अमेरिका में, यूएसए में चलता है, पैन कार्ड वगैरह ये सब। उसके बाद बैंक अकाउंट एंड कार्ड डिटेल्स जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है। उसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल एंड बायोमेट्रिक्स, ये सारे किसी के आइडेंटिटी में आते हैं। इनको ही जब चुरा के गलत यूज़ किया जाता है तो आइडेंटिटी थेफ्ट बन जाता है। अब देखिए, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो इवोल्यूशन में पहले ट्रेडिशनल तरीके से होता था, किसी के फिजिकल डॉक्यूमेंट चुरा लिए जाते थे और बहुत ही लिमिटेड स्केल पे काम होता था। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह या वोटर कार्ड चुरा के उस पे सिम निकाल लिए जाते थे और फिर उस सिम से गलत क्रिमिनल एक्टिविटी होती थी। अब डिजिटल टाइम आ गया है तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा चुरा लेते हैं, ग्लोबल रीच होता है, ऑटोमेटेड हो गई है और डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो गया है कि कहाँ से किसने कैसे चीज़ों को लीक किया, ठीक है? अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे पहले तो फाइनेंशियल फ्रॉड। जब भी कोई फाइनेंशियल टाइप का कहीं पे स्कैम कर रहा हो तो किसी की आइडेंटिटी चुरा के करते हैं या कोई बैंक एक्सेस करना हो उसमें भी। देन लोन वगैरह या क्रेडिट वगैरह लेने में भी यूज़ कर लिया जाता है। किसी के नाम से फर्जी लोन ले लिया जाता है, किसी और का डॉक्यूमेंट सबमिट करके। देन सेलिंग आइडेंटिटी ऑन द डार्क वेब। तो डार्क वेब एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे इल्लीगल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की जाती है, सोशल मीडिया से रिलेटेड या जो भी साइबर स्पेस से रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आइडेंटिटीज़ बेच दी जाती है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड के। अब देखिए टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी थेफ्ट क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल। तो फाइनेंशियल में किसी के स्टोलन बैंक डिटेल का यूज़ कर लिया जाता है और अनऑथराइज्ड ट्रांज़ैक्शन कर लिया जाता है। ये हुआ फाइनेंशियल रिलेटेड। देन मेडिकल रिलेटेड। इसमें क्या होता है किसी की आइडेंटिटी चुरा के कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले लिया जाता है या इंश्योरेंस। आप बोलेंगे कि मेडिकल ट्रीटमेंट ये कौन-सी बात हुई आइडेंटिटी चुरा के? तो देखिए, जो क्रिमिनल वगैरह होते हैं वो जब उनको कोई गोली लगती है या जब उनकी तबीयत खराब होती है तो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी पे भर्ती नहीं होते। किसी की आइडेंटिटी चुरा के उसके आइडेंटिटी पे इलाज करवाते हैं ताकि वो पकड़ में ना आए। उसके बाद सिंथेटिक, ये भी एक आइडेंटिटी फ्रॉड होता है। इसमें क्या होता है किसी की आइडेंटिटी चुरा ली और एक नई आइडेंटिटी बना दी, रियल और फेक इन्फॉर्मेशन को मिला के, ठीक है? किसी के कुछ नाम ले लिया, टाइटल कुछ और ले लिया, पता सेम लिया, मोबाइल नंबर भी सेम लिया, फिर कुछ कार्ड में चेंज कर दी, कुछ-कुछ चीज़ें चेंज कर दी, मिक्स करके एक नई आइडेंटिटी बना दी, ये होता है सिंथेटिक। और सोशल, सोशल क्या होता है फेक प्रोफाइल बना लिया सोशल मीडिया पे, चाहे फेसबुक हो लिंक्डइन हो कहीं पे, अकाउंट टेक ओवर कर लिया और इम्पर्सनेशन कर दिया। कभी-कभी तो किसी इंसान के बदले कोई और इंसान बन के बात कर लेता है या कुछ और सोशल मीडिया पे काम कर लेता है, ठीक है? तो ये सब आइडेंटिटी थेफ्ट के टाइप हैं। अब देखते हैं सोर्स क्या-क्या है। तो कॉमन सोर्सेज़ क्या है? सबसे पहले तो डेटा ब्रीच। लार्ज स्केल जो है डेटा ब्रीच हो जाता है कॉर्पोरेट डेटाबेस में, जैसे बहुत बड़ी कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई डेटा लीक हो गई, ठीक है? तो लोगों के इन्फॉर्मेशन वहाँ से लीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जहाँ-जहाँ जिस-जिस कंपनी में हम कुछ भी रजिस्टर करते हैं, तो हमारा नेम, मोबाइल नंबर और हमारा एड्रेस वगैरह वहाँ पे रहता है, तो वहाँ से अगर डेटा लीक हुआ तो ये सब चीज़ें लीक हो जाती हैं। उसके बाद फ़िशिंग। फ़िशिंग से क्या है कोई विक्टिम को फ़ोन करके ऐसा या ईमेल करके, व्हाट्सएप करके उसकी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये बोल के कि हम बैंक से बोल रहे हैं या कहीं और लेजिटिमेट सोर्स से बोल रहे हैं, ऐसा। देन मैलवेयर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कीलॉगर वगैरह का यूज़ करके, स्पाईवेयर का यूज़ करके किसी की एक्टिविटी मॉनिटर कर सकते हैं। कीलॉगर से किसी का पासवर्ड हम पता कर सकते हैं, ठीक है? पासवर्ड कैप्चर कर लेता है कीलॉगर। देन पब्लिक एक्सपोज़र। पब्लिक एक्सपोज़र क्या है? सोशल मीडिया पे कोई अगर मान लो बहुत एक्टिव है, तो फ़ोटो खींच-खींच के डाल रहा है हर जगह। तो किसी का क्रेडिट कार्ड का फ़ोटो कभी चला आया गलती से या कोई डॉक्यूमेंट का फ़ोटो चला आया, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो उसके सोशल मीडिया पोस्ट से भी चीज़ें लीक हो सकती हैं। देन फिजिकल थेफ्ट। किसी का
फ़ोन चोरी हो गया या चोरी कर लिया गया या लैपटॉप चोरी हो गया या कर लिया गया, तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन निकाल के उसका आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाता है। तो ये सारे सोर्सेज़ हैं आइडेंटिटी थेफ्ट के। अब देखते हैं टेक्निक क्या-क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे मेजर जो टेक्निक्स है उसमें सबसे पहले आता है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक में फेक ईमेल भेज के कि हम कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी हैं किसी बैंक के या किसी कोई दूसरी कंपनी के और वहाँ से इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले लेते हैं। देन क्रेडेंशियल स्टफिंग क्या करते हैं ऑटोमेटिक लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं स्टोलन डेटा की मदद से। मान लीजिए बहुत सारा यूज़र नेम और पासवर्ड का डेटा जो है वो लीक हो गया, ठीक है? तो उस सब का कॉम्बिनेशन यूज़ कर के सबके अकाउंट में चेक करते हैं। किसी का कोई तो मतलब है ऐसा ना कि किसी का कोई तुक्का लग जाए यूज़र नेम पासवर्ड तो हम किसी के अकाउंट में लॉगिन कर सकें। उसके बाद होता है सिम स्वैप। इसमें क्या होता है ओटीपी जो है वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं। वे कैसे? डुप्लीकेट सिम की मदद से। मान लीजिए किसी के नाम से सिम है वैसा ही सेम सिम डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और इसका ओटीपी उस दूसरे सिम पे आता है और वहाँ से कुछ फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन कर लिया जाता है। उसके बाद फेक साइट्स। फेक साइट क्या करते हैं जेन्युइन सर्विस की जो साइट होते हैं उसकी तरह एक फेक साइट बना लिया जाता है और उसपे इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र लॉगिन करता है तो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है उन फेक साइट्स पे। ठीक है? तो ये सारे टेक्निक्स हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए। अब डार्क वेब का क्या रोल है? देखिए डार्क वेब एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सारे इल्लीगल एक्टिविटी होते हैं, साइबर क्राइम जो है वो उसका बहुत बड़ा सोर्स है ये। ठीक है? इस पे लोग एनोनिमस तरीके से रहते हैं और पकड़े नहीं जाते हैं। इसमें क्या है ये अंडरग्राउंड मार्केट प्लेस है। इसमें आइडेंटिटी खरीदी और बेची जाती है लोगों की, ठीक है? ये एक मार्केट प्लेस की तरह है बट साइबर स्पेस में है और यहाँ बस इल्लीगल एक्टिविटीज़ ही होती हैं। तो ये इसमें सेल के लिए क्या-क्या होता है, यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल बिकते हैं, बैंक और सोशल मीडिया के सबके एकदम लॉगिन और पासवर्ड सब बिकते रहते हैं। देन क्रेडिट कार्ड नंबर भी बिकते हैं, सीवीवी एक्सपायरी सब मिल जाती है यहाँ। देन कंप्लीट आइडेंटिटी प्रोफाइल भी मिल जाती है किसी इंसान की। तो ये सब डार्क वेब पे आइडेंटिटी सबकी मिलती है, बहुत मतलब लोग बेच देते हैं। तो वहाँ ये एक बहुत बड़ा रोल है डार्क वेब का किसी का आइडेंटिटी चुरा के सेल करने में, ठीक है? तो यहाँ अक्सर डाटा सोल्ड होता है और क्रिमिनल इसको खरीदते हैं डार्क वेब से। अब क्या है इम्पैक्ट असेसमेंट कर लेते हैं कि क्या-क्या इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है इसका आइडेंटिटी थेफ्ट का? सबसे पहला तो लॉस ऑफ मनी हो जाता है। किसी की आइडेंटिटी चुरा के मान लीजिए किसी बैंक में कोई लॉगिन कर लिया, तो उसका तो पैसे का लॉस हो जाएगा, ठीक है? और उसके नाम पे कर्जा-वर्जा लेके उसका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाता है, उसके नाम से कर्जा भी हो जाता है। तो ये सब फाइनेंशियल लॉस है। दूसरा साइकोलॉजिकल, मान लीजिए किसी की आइडेंटिटी चुरा के कोई गलत काम कर लिया, तो उसको फिर केस हो जाएगा, उसको जेल हो सकती है। तो स्ट्रेस होगा, एंग्जायटी होगी, लॉस ऑफ ट्रस्ट, फियर ऑफ ट्रांज़ैक्शन सब हो जाएगा। लोगों को भरोसा उठ जाएगा। अगर बैंक अकाउंट से भी कुछ पैसे निकल जाते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट से, वहाँ भी लोगों को एंग्जायटी एंड स्ट्रेस हो जाता है। देन लीगल, लीगल अभी जो जस्ट मैं बोल रहा था कि किसी की आइडेंटिटी चुरा के और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर दी जाती है, तो उस पे रॉन्गफुल क्रिमिनल रिकॉर्ड चढ़ जाते हैं, लीगल डिस्प्यूट हो जाती है, कोर्ट केसेस बन जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है आइडेंटिटी थेफ्ट में और एक सोशल भी, क्योंकि मान लीजिए किसी के नाम से सोशल मीडिया पे किसी की आइडेंटिटी चुरा के कोई अकाउंट बना लिया, फिर उससे कोई गलत काम कर रहा है, किसी को धमकी दे दी या किसी को कुछ हैरेस कर दिया, तो उसका रेपुटेशन डैमेज होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं, क्योंकि बाद में पता चलता है ना कि वो ओरिजिनल आदमी नहीं था, बट स्टार्टिंग में तो लोगों को उस पे डाउट होने लगता है। तो इस तरह से फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, लीगल एंड सोशल ये 4 तरह के जो है इम्पैक्ट आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट से। अब प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन को करना चाहिए कि अपने कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करके रखे, ठीक है? एन्क्रिप्शन वगैरह लगा के रखे ताकि डेटा लीक ना हो। दूसरा एम्प्लॉयी का एक्सेस लिमिट कर दे ताकि हर एक एम्प्लॉयी के पास वो जो एक्सेस है बाकी सारे यूज़र का वो ना रह पाए, ठीक है? ऑडिट टाइम टू टाइम कंडक्ट करना चाहिए। देन इंडिविजुअल का क्या रोल है इसमें? लोगों को चाहिए कि अपना स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड रखें ताकि ईज़िली आइडेंटिटी लीक ना हो सके। टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहना चाहिए पासवर्ड, ये बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा के रखना चाहिए कि मतलब कहीं भी लॉगिन कर रहे हैं तो हमें पासवर्ड तो चाहिए ही चाहिए। साथ में वहाँ पे मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी चाहिए ताकि इन दोनों की मदद से ही लॉगिन कर पाएँ। तो इसको बोलते हैं टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है। ठीक है? अब एस अवॉइड सस्पिशियस लिंक, तो कहीं भी सस्पिशियस लिंक कुछ पता चलता है, तो उस पे क्लिक ना करें, ठीक है? क्लिक करने से पहले 2-3 बार सोचें, उसको कन्फर्म करें, गूगल पे सर्च करें कि सही है कि नहीं, उससे रिलेटेड कोई स्पैम, कोई मैसेज है कि नहीं, वो भी सर्च कर लेना चाहिए। देन मॉनिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल आपका स्टेटमेंट है उसको मॉनिटर करते रहें। बैंक स्टेटमेंट वगैरह चेक करते रहें टाइम टू टाइम कि आपके नाम से कोई इल्लीगल कोई फंड ट्रांसफर तो नहीं हो गया है। तो ये सब हम इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहिए। उसके बाद केस स्टडी एंड इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। केस स्टडी में मान लीजिए कोई साइबर क्रिमिनल जो है, वो एक फिशिंग ईमेल भेजता है और वो अपने आप को बैंक की तरह शो करता है। उसका विक्टिम क्या करता है लॉगिन डिटेल्स उस पे फेक वेबसाइट पे डाल देता है। उससे क्या है उसके जो है लॉगिन क्रेडेंशियल
वो बाहर आ जाते हैं और उसके पैसे चुराए जा सकते हैं और उसकी आइडेंटिटी को यूज़ करके फर्दर फ्रॉड हो सकता है। ठीक है? तो ये केस सिनेरियो इस तरह से आइडेंटिटी थेफ्ट होता है और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी क्या है? जब ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम है, अक्सर आइडेंटिटी फ्रॉड होते ही रहते हैं और ये गेटवे है दूसरे क्राइम का। अगर मान लीजिए किसी की आइडेंटिटी चुरा ली जाए तो दूसरा कोई भी साइबर क्राइम उसकी चुराई आइडेंटिटी से क्रिमिनल कर लेंगे और वो फँसेगा कौन? जिसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है, जिसकी आइडेंटिटी चुराई गई है। तो ये बहुत सारे दूसरे क्राइम का एक सोर्स बन जाता है। उसके बाद ये लॉन्ग टर्म जो है लॉस देता है और बहुत ही हार्ड टू रिपेयर डैमेज है। मान लीजिए किसी के नाम से परमानेंट केस बन गया, मर्डर केस या कुछ भी हो गया, उसकी फजीहत हो गई, वो जेल चला गया या उसको बहुत बड़ा पैसे का लॉस हो गया, तो इसको जो है बाद में भले वो बरी हो जाए कोर्ट से, बट बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज हो जाता है। उसके बाद डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम जो है वो बढ़ रही है, तो ये इंक्रीज़ भी हो रहा है उसके साथ, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम आइडेंटिटी थेफ्ट को रोक सकें। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी बचा के रखनी कितनी ज़रूरी है और आइडेंटिटी थेफ्ट कितना खतरनाक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।